दोस्तों नमस्कार। विमर्श का डेली डोज। आज हम एक खास विषय पर बातचीत या चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वो चर्चा है अभी जो राज्य 4-5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें पिछले 3 दिन 4 दिन से घमासान मचा हुआ है कि कौन किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए और किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसको साधा जाए, किसको बनाने से किस सामाजिक समूह को साधा जा सकता है या वोट बैंक 2024 में बटोरा जा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया के साथ लोग खास करके बीजेपी लगातार प्रयास में है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है और उसमें अभी राजस्थान में घमासान जारी है। कई तरह के नाम आ रहे हैं, कुछ ये बताया जा रहा है कि घोषित हो चुका है, लेकिन अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव और उसके बाद प्रचंड बहुमत मिलना। उसके लिए बहुत एक तरह से कयास लगाया जा रहा था कि ये जो भी जीत हुई है वो जो मुख्यमंत्री रहे हैं 4 बार के शिवराज चौहान, उनकी वजह से है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने का मामला आया तो वहाँ डॉक्टर मोहन यादव को बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया। और डॉक्टर मोहन यादव के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको इंटरनेट पे या गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएंगी। एक राजनीतिक कार्यकर्ता जो खास करके अपने छात्र जीवन से एबीवीपी से जुड़ते हुए और बाद में वहाँ उच्च शिक्षा मंत्री तक की एक सफ़र उनका रहा है। अभी चूँकि इस चुनाव में कोई बहुत ऐसा नाम नहीं था कि वो उनको एक मुख्यमंत्री का चेहरा बना के पेश किया जाए, लेकिन वो बने हैं। पहले तो उनको बधाई, और बीजेपी को भी बधाई कि प्रचंड बहुमत मिली है। वो कैसे मिली उस पर बहुत सारे कयास हैं, उस पर अब अभी हम नहीं जा रहे हैं। एक जो उसके राजनीतिक आयाम हैं या सामाजिक पहलू है उस पर, तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सर्वदेव यादव जी पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और समाजवादी विचार के की राजनीति करते हैं, समझ भी है। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम अवध जी भी कहीं न कहीं इसी समाजवादी विचार से जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले सवाल सर्वदेव यादव जी से करना चाहता हूँ। सर्वदेव जी, ये बताइए, जो एक जाति जनगणना का एक भूत था, कहीं उसका असर तो नहीं है कि एक यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और कहीं इसके जरिए फिर से जो राजनीतिक समीकरण है या सामाजिक समीकरण है उसको साधने की कोशिश हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जातीय जनगणना तो होनी ही होनी है, चाहे मुख्यमंत्री किसी को बनाए, ये तो रुकने वाला नहीं और ये रुकना भी नहीं चाहिए। और बैकवर्ड को साधने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो है अपने आप में एक जनगणना जो है होकर रहेगी और सभी लोगों के मन में ये धारणा हो गई है। और ये जो बनाया गया है वो बड़े खुशी से नहीं बनाया गया है, एक बड़ी मजबूरी में बनाया गया है कि इसको बैकवर्डों को साधा जाए। और यदि शिवराज जी ने तो एक बार स्पष्ट शब्दों में कहा है, अपने प्रचार के अंदर ही कहा है कि बेगर यादवों का उद्धार नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है कि इनकी सोच बदली। अब वो भी जो उनके आधार महत्वाकांक्षाएँ थी कि उन्हीं के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया और इसके बावजूद भी डॉक्टर मोहन देव जी को बनाया गया, बड़ी खुशी है और बहुत बहुत उनको बधाई हो कि और भी पार्टियां जो चल रही थी, जो संघ के विचारधाराओं पर यदि बदलाव हो जाए और सबको लेकर साथ चलें
तो अच्छी बात है, लेकिन जनगणना और जातीय समीकरण ये बदलने वाला नहीं है, चाहे मोहन देव जी हो चाहे कोई भी बने। ये लेकिन एक तो ये तो है कि वो साधने में वो तो कामयाब तो होती दिख रही है बीजेपी। नहीं, ये तो सभी पार्टियों का अपना अपना रोल है, जैसे वो रोल अदा करें, जो काम करना चाहें करें, लेकिन हर एक जनमानस के अंदर ये बना हुआ बैठा हुआ है कि नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए जी। अब तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हर एक जगह मलाई का जो पोस्ट है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उस पे तो किसी को बैकवर्ड को लिया ही नहीं जाता था। जी नहीं, अब मैं दूसरा सवाल, आप सही कह रहे हैं कि बैकवर्ड्स को नहीं लिया जा रहा, लेकिन अभी हमारे साथ राम अवध जी बैठे हुए हैं, तो इससे ये मान लिया जाए कि जो अभी जिस तरह की प्रक्रिया बीजेपी अपना रही है, उससे जो एक तरह से जो बैकवर्ड्स के बीच में समाजवादी विचार का एक बड़ा रोल होता था, वो कहीं ख़त्म हो रहा हो और उसको वो जो स्पेस है कहीं बीजेपी ले रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ही अब समाजवाद का विकल्प है? बीजेपी चेहरा सिर्फ दिखा रही है, हमको धरातल पर उतारेगी नहीं। अच्छा। जो प्रशासनिक अधिकारी IAS हैं, उसमें आपको पता है कि 90 जो अभी राहुल गांधी ने जो बताया था जी हाँ, 90% वो है। हाँ, 10 में बाकी सब। हाँ, बाकी 10 में है जी। तो जब तक हमको वहाँ अधिकार नहीं मिलेगा, हर व्यवस्था के अंदर हमारी वर्ग को, चाहे दलित वर्ग है चाहे OBC वर्ग है, सबको नहीं स्थान मिलेगा, तब तक कोई सुधार नहीं होगा। जी, ये तो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि यादव, खास करके लालू यादव, मुलायम सिंह यादव या अभी अखिलेश यादव हैं, एक समाजवादी विचार को लेकर चल रहे थे। अब वो विचार अब कहीं छीड़ पड़ने लगा है और उसकी जगह अब यादव जो है बहुत सहज रूप से बीजेपी की ओर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है या केवल कुछ चेहरों को दिखाया जा रहा है? ये सिर्फ चेहरों को दिखाया जा रहा है। समाजवादी आंदोलन को कुचलने के लिए सिर्फ चेहरा दिखाया जा रहा है। अच्छा। समाजवादी आंदोलन इन चेहरों की वजह से समाप्त नहीं, संघर्ष तेज रहेगा। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सर्वदेव यादव जी से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि लोग बड़े कहावत कहते हैं कि एक रघुवंशी एक यदुवंशी, बाकी तो सब इधर उधर, तो कहीं वो रघुवंशी और यदुवंशी का मिलन तो नहीं हो रहा है इनको साथ मोहन यादव को लेके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। देखिए, ये तो सभी लोग कहते हैं कि एक यदुवंशी एक रघुवंशी, एक यादव एक माधव। ये तो लोग कहते हैं, देहातों में प्रचलन में है और हकीकत भी है कि भाई विश्व पूजता है। तो साधने से कुछ नहीं है, हमें तो अपना अधिकार चाहिए, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं कि हम OBC के हैं, लेकिन OBC का काम कितना करते हैं ये भी तो सोचना है। नहीं, OBC का तो अभी राम अवध जी ने बताया कि 99% तो जो केंद्रीय जो सचिव हैं तो उसमें तो कहीं OBC दिखाई ही नहीं देता है। नहीं, कहीं नहीं दिखाई देता तो है। वो किस तरह के OBC हुए? ये केवल कहने की बात करना, कहने के कुछ और है, करने के कुछ और है। इस तरह से कुछ नहीं चलेगा। जब तक नापदंड यदि धरातल पर नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और ये सभी लोग समझ रहे हैं। कुछ लोगों के पास पूरा जो है वर्चस्व, पूरा प्रशासन, पूरा सब कुछ है, और जो बैकवर्ड और पिछले वर्ग के जो लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है, जबकि उनकी जनसंख्या और संसाधन और जितना भी टैक्स देते हैं वो यही लोग देते हैं जी। लेकिन बड़े लोग जो हैं, जो इनके पास लाखों करोड़ रुपया माफ़ किया जाता है, वो क्या करते हैं? उनको किस बेस पर माफ़ किया जाता है? एक किसान, एक मजदूर यदि 2-4-10 हज़ार रुपया का कोई लोन ले लेता है तो उसके घर पुलिस पहुंच जाती है और उनके सामानों को ये हो जाती है।
जी। ये कौन सा समाज के लिए काम करते हैं जिनका लाखों लाखों करोड़ रुपया माफ़ किया जाता है? नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से मतलब विभाजन है समाज में, और ख़ास करके आर्थिक विभाजन, वो तो बहुत बड़ा मसला है। लेकिन एक सवाल और है कि कहीं एक राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि से ओबीसी को ना एक तरह से समेटने का, और राम जन्मभूमि से अपर कास्ट को समेटने का, ये कोई रणनीतिक फैसला है या आप जैसा कि आप कह रहे थे कि मजबूरी में बनाया गया है, तो मजबूरी भी तो कहीं ना कहीं एक समाज के एक बड़े दायरे को, अब भाई यादव लोग तो खुश हो ही जाएंगे कि चलो हमारे समाज का एक मुख्यमंत्री तो बना कम से कम बीजेपी में, तो ये स्वीकार्यता है इसमें, या कहीं ना कहीं केवल खेला हो रहा है? देखिए, ये सब खेला है। अच्छा देखिए, राम मंदिर जो बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है, भले ही ढोल कोई बजाए उससे कोई मतलब नहीं है। यदि कृष्ण जन्मभूमि का भी काम होगा तो कोर्ट के आधार पर ही होगा, और किसी वर्ण विशेष के कहने पर कोई काम नहीं होगा। और एक आदमी चाहे कि हम उसको बना दें या उसको ये कर दें तो उससे पूरा समाज बदल जाएगा, अब वो चिंगारी थमने वाली नहीं है, ये जो है होकर रहेगा। मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी बात पर तो एक बात और करना चाह रहा हूँ। जी जी हाँ। कि एक मालिक होता है, चाबी पूरी सौंप देता है कि पूरी सारे कमरे की चाबी आपके पास है, मगर किसी चीज को हाथ मत लगाना। उसी तरीके से मोहन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया है, और प्रशासनिक अधिकारी जितने भी ऊपर से लेकर नीचे तक है, क्या उसमें कितने व्यवस्था के अंदर हमारे बैठे हुए हैं ताकि वो नीचे में सुधार होगा। तो इसका मतलब कि यदि सचमुच में ओबीसी के लिए कुछ काम करना चाहें, या अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, या गरीबों के लिए, तो कायदे से उन्हीं जो ताले जो लगे हुए हैं, हाँ, उनको खोल करके उनको इस्तेमाल करने के लिए मौका तो दिया जाए। उस वर्ग को वहाँ आना पड़ेगा, काम करने के लिए मौका मिलना पड़ेगा, तभी वो वर्ग का सुधार होगा। मतलब आपका कहना है कि हर स्तर पे एक तरह की सबकी सहभागिता, जैसे 90% वो लोग हैं बड़े, और 10% में सब है, तो सबकी व्यवस्था होनी चाहिए। जातीय जनगणना हो जाएगी तो उसमें सबका पता चल जाएगा, और कौन मजबूत है, कौन गरीब है, कौन उस पद लायक है। और दूसरी बात, शिक्षा सबसे बड़ी जरूरी है। शिक्षा सबसे बड़ी, गांव से लेकर के और उच्च शिक्षा तक, प्राइमरी स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी ये वर्ग सब वर्ग उठ करके आए। जी जी। तो शिक्षा के लिए तो दिन पर दिन उस एक अलग मसला है कि निजी स्कूलों की जो कहिए कि बाढ़ आ गई है, और जितने सरकारी स्कूल थे या सरकार से संचालित जितने भी कॉलेजेज हैं, वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, या उनको इस तरह से कर दिया गया है कि वहाँ कोई जाता ही नहीं है, या मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था, या टीचर्स हैं तो उनको लगा दिया गया है जनगणना और दूसरे। अधिकांश शिक्षा मंत्री देखे होंगे, चाहे स्वास्थ्य मंत्री देखे होंगे, अधिकांश जो के हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके हॉस्पिटल मिलेंगे, और शिक्षा मंत्री देश भर की बात कर रहा हूँ, उनके शिक्षा ये कॉलेज मिलेंगे। जी। तो सरकार अगर इस पर सरकार अगर जो सरकारी संस्थाएं चले तब छोटे वर्ग उभर के आ सकते हैं। एक तो ये उच्च वर्ग के लिए है, उच्च वर्ग पैसा कमाता है वही चलेगा, बाकी छोटा वर्ग तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन अब चूंकि वो मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं मोहन जी, तो मोहन जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले वो शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टरेट किए हुए हैं, डॉक्टर मोहन यादव के नाम से जाने जाते हैं। तो कहीं लगता है कि क्या शिक्षा में कुछ गुणवत्तापूर्ण कुछ सुधार, चूँकि पुराना अनुभव रहा है तो कुछ उम्मीद लग रही है, या वही तो जांच का विषय है ना कि शिक्षा मंत्री होते हुए भी वहाँ के सरकार प्राइमरी स्कूल से उच्च शिक्षा तक मध्य प्रदेश में कितना वो सुधार किए हैं, ये तो जांच का विषय है। नहीं, मैं हम सर्वदेव जी से पूछ रहे हैं कि कहीं कुछ उम्मीद लग रही है कि भाई एक विभाग आपने संभाला हुआ है,
पूर्व उसमें कैबिनेट में? देखिए, ये तो कहने की बात है। कोई भी नेता हो, चाहे देश का किसी भी पार्टी का कोई नेता है, समाज या पिछड़ा को ऊपर ले जाने के बारे में नहीं सोचता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर है क्या चीज़? आप जो बांट रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, 5-5 किलो अनाज देकर सबको भिखारी बना रहे हैं। नहीं, दूसरी ओर तो अच्छा, करोड़ों रुपए माफ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शिक्षा में किसी को कपड़ा बांध दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। अरे शिक्षा तो फ्री कीजिए ना, शिक्षा ही को फ्री कीजिए। कॉलेज जो है वो उसका हैंड ओवर लीजिए, अपने तौर से चलाइए। चाहे अमीर का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, शिक्षा एक समान होनी चाहिए। तो देखे तो कितना सुधार हो रहा है भाई। समाजवाद में तो यही नारा था कि चाहे बड़े का बेटा हो या छोटे का हो, सबका बच्चे जो बराबर अधिकार। शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, स्वास्थ्य मुक्त, फ्री इलाज होना चाहिए। 2 चीज तो जरूर होना चाहिए इसमें। ये तो सही कह रहे हैं आप। इसके देखिए एक पॉइंट और है, 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, यानी कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। गरीबी रेखा से होते हुए भी बेरोजगार है। और 60 करोड़ लोग 140 करोड़ हो जाता है। 60 करोड़ ही रोजगार के अंदर में है, जो बिजनेसमैन है चाहे रोजगार में है। 80 करोड़ लोग बेरोजगार है, तभी तो वो 5 किलो अनाज ले रहे हैं। जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। हाँ, नहीं, अभी इस पे एक अलग हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश से के बहाने वो तमाम मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं जी। तो एक और माने करोड़ों अरबों रुपए लगा के एक सरकार कोई बनाता है तो वो कितना आम जनता के लिए करेगा, या जिन्होंने पैसा दिया उनको चंदा दिया है, हजारों करोड़ रुपए चंदा दिया है, वो सरकार उनके लिए कितना करेगी, ये एक मतलब जो जांच का विषय भी है। और अनायास ही आप उसको कयास लगा सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल है, आप दोनों लोगों से बारी बारी से आप जवाब दीजिएगा। वो ये है कि जो समाजवाद का सपना था, बराबरी का, जो जातीय उत्पीड़न खत्म होने का मामला है, या क्या बोलते हैं अमीर गरीब के बीच की खाई कम करनी है, या समरसता हो, शिक्षा सबसे बेहतर हो, सामाजिक सुरक्षा जो सरकार ने पेंशन, ओल्ड पेंशन को ख़त्म कर दिया था, ये फिर से उभर के आएगा कि नहीं आएगा, या जीत जाने के बाद उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी के जो है मेन आदमी वो कहते हैं कि जुमला है। तो इस जुमला से कब तक लोग जीते रहेंगे? मेन चीज़ है कि पुराने जो ओल्ड पेंशन वगैरह थी वो उनको मिलना चाहिए, बहाल होना चाहिए। नए युवकों को रोजगार मिलना चाहिए। पार्टी केवल मंदिर से और पूजा से नहीं काम चलता। यदि पूजा और मंदिर से ही काम चले तो सभी लोग वहीं रहें। आप किसी को दिखाते हैं कि आप चलिए झंडी और डंडी उठाइए, और उसको तो बना रहे हैं बेरोजगार, और अपने जो है बड़े बड़े IAS PCS और मेन चीज़ों को बड़े हुए हैं। आज जितने भी स्थान है, जितने तीर्थ स्थल हैं, उनमें कौन जाता है? सभी लोगों को, इन लोगों को एक अलग ही डोज दिया जा रहा है। समाज को, हर एक नेताओं को, हर एक पार्टी को चाहिए कि समाज का कैसे उद्धार हो, लोग कैसे शिक्षित हों। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जिस विचारधारा से मैंने पगे हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव और RSS के तमाम संगठनों में रहे हैं, वो चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो या और भी उसके संगठन हैं, या जिला स्तरीय से लेकर राज्य स्तरीय तक रहे हैं, तो वो उस विचारधारा से अलग हो सोच भी सकते हैं, या ये भी जैसे शिवराज थे या दूसरे थे, ये भी वैसे ही मतलब नहीं, जिस विचारधारा से वो आए हैं उसी विचारधारा पर वो चलेंगे। ये ध्यान भटकाने वाला डॉक्टर मोहन यादव जी को लाया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समाजवाद को से ध्यान भटकाने के लिए
राम मनोहर से भटकाने के लिए मोहन को ले आया गया। मोहन को लाया गया। तो मैंने मोहन प्यारे देखते हैं कितना उद्धार करते हैं, खास करके कृष्ण वंशियों का। बाकी का तो अभी बाद में देखेंगे, लेकिन चूंकि एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, संविधान का शपथ लेके लोग करते हैं कि भाई सबको बिना किसी भेदभाव के हम सबके लिए काम करेंगे और किसी तरह की नफरत या किसी तरह का विभाजन वो समाज में या किसी तरह के उन्माद नहीं फैलाएंगे जी। तो उम्मीद करते हैं कि शायद जिस वर्ग से वो आते हैं उसका तो ख्याल रखेंगे। एक चीज़ चलते चलते अब दोनों लोगों से बात कर रहा हूँ। पिछड़ा में अब दो चीज़ें हो रही हैं, एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा जी। तो बिहार में ये चला भी है, उसमें आयोग भी बना दिया गया है, अति पिछड़ा आयोग भी बना दिया गया है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो दिखाया जाता है विरोध, जो पिछड़ा है उसको उसका दुश्मन बता दिया जाता है, अति पिछड़े का। तो ये जो खेल हो रहा है उसमें मतलब एक तो पहले से था ही, मतलब पीड़ित था ही। अति पिछड़े और अति पिछड़े, हाँ, वर्ग तो एक ही है ना। हाँ, दलित वर्ग एक ही है, उसमें अमीर गरीब हो सकता है, उसको बांटने का ये काम करते हैं। पिछड़ा है और अति पिछड़ा है, और वो दलित है और अति महादलित है, महादलित है। तो इनको सबको शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। इनको शिक्षा दी जाए, प्राइमरी स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक इनको कोई समस्या नहीं रहेगी, अपने आप हल कर ले। और इनको जो रोजगार है ये सबको जाति गणना करा करके पूरी व्यवस्था सबको हक दिया जाए, सबको हक दिया जाए, सबको। 80 करोड़ राशन की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, वो उनको काम मिलेगा। एक परिवार को अगर काम मिल गया तो अपने माँ बाप को, अपने परिवार को मकान भी बनाएगा, लाइटिंग बाथरूम जो सरकार दे रही है वो सब अपनी सुविधा करेगा। आपका क्या कहना है कि पिछड़ा अति पिछड़ा में जो बांटा जा रहा है उस पर, और ये जो इसमें खास करके बीजेपी बहुत माहिर है कि खास करके यादवों को दिखा के नान यादव को इकट्ठा करना, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन उनको घोषित कर देना। तो ये कहीं मतलब देखिए, यदि मैं सवाल ये है कि ये तो आप कह रहे हैं कि मजबूरी में ले आए हैं, तो कहीं अगड़े भी तो इनसे नाराज हो सकते हैं। नहीं, हाँ। ये जिस तरह से आए हुए हैं, जिस तरह से विचारधारा से आए हैं और जिस तरह से उनको बनाया गया, उस विचारधारा से वो अलग हो ही नहीं सकते। अच्छा, जी जी, ये से नहीं हो सकते। ठीक है, आपको मिल गया है, टोपी आपको मिल दी गई है, लेकिन आपको काम करने की शैली के ऊपर है कि आप क्या कर सकते हैं। जी जी। मेन चीज़ है कि हमें तो समाज को उत्थान करना चाहिए। हमें किसी विशेष व्यक्ति और विशेष जाति और धर्म को नहीं करना चाहिए जी। इसमें अब ये छोड़िए कि कोई आ गया, कोई यादव आ गया तो पूरा यादवों का वर्चस्व हो जाएगा, ये नहीं। नियम, कानून और संविधान इसके तहत होना चाहिए। ये नहीं कि बस कोई यादव आ गया तो बस यादव का राज चलेगा, वही। अरे कुछ कानून और संविधान है। धन और धरती बट के रहेगी, आज या कल बटेगी जरूर। इसमें कोई दो राय नहीं है। कब तक कोई चलाएगा इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लग रहा है कि इसको अभी यहीं ख़त्म करते हैं, और जो उम्मीद आपने कही, जो लास्ट में बताई है कि धन और धरती बट के रहेगी, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, जो नारा था समाजवाद का, वो शायद इन कवायदों से रुक नहीं सकता। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लोग अपना विवेक, अपना पूरा जो एजेंडा है समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, उस एजेंडे पे काम करेंगे या सोच के जाएंगे, वोट देंगे। आज का ये जो डेली का विमर्श है, हमारा विमर्श का डेली डोज आज यहीं ख़त्म करते हैं। और हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी भी ज़रूर बजाएं ताकि हमारे सारे वीडियो आपके पास पहुँचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।